तो अगर आप नीचे देखो तो ये देखो फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट दिया हुआ है, जो कि किसके बेस पे, एज पर शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 और जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो जो आपका कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें शेड्यूल 3 स्टेट करता है कि आपका बैलेंस शीट कैसे बनना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें डिस्क्लोज होनी चाहिए और क्या क्या हेड्स, मेजर हेड्स एंड सब हेड्स होना चाहिए। तो वो बोलता है कि एक असेट को करंट कब आप एनालाइज करोगे, उसमें ये जो शेड्यूल 3 है वो बताता है कि किसी भी एसेट को आप करंट एसेट कैसे मानोगे। तो वो कहता है कि करंट एसेट वही होगा जो कि एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज, सोल्ड, कंज्यूम विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब है कि मान लो अगर मैं इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, देखो बिजनेस, अच्छा एक अकाउंटिंग साइकिल की बात करें, इस तरीके से समझते हैं। 1 अप्रैल को फर्स्ट डे होता है बिजनेस का, मान लो 2024 ये आपका फर्स्ट डे हो गया बिजनेस का, तो इसका लास्ट डे क्या होगा, 31 मार्च 2025, राइट। तो ये इसका ओपनिंग डे हो गया, ये क्लोजिंग डे ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल पीरियड ऑफ अ ईयर, ठीक है, फाइनेंशियल पीरियड ऑफ अ ईयर। तो ये फाइनेंशियल पीरियड होता है। उसी तरीके से मान लो मैंने गुड्स जो भी बिगनिंग में खरीदा, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि एट द एंड तक वो बिक जाए, वो गेटिंग सोल्ड हो जाए और उसको मैं कैश में कन्वर्ट कर पाऊं, राइट। तो एक होता है अकाउंटिंग पीरियड, एक होता है ऑपरेटिंग साइकिल, इसको हम समझेंगे। बट इतना भी समझो कि जो भी ऑपरेटिंग साइकिल है, ऑपरेटिंग साइकिल हम अभी डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग साइकिल कैसे डिसाइड होता है किसी भी एलिमेंट का। बट ये समझो कि अगर वो अपने ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर रियलाइज हो जाता है, मतलब कैश में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो करंट होने वाला हो तो उसको हम करंट एसेट बोलेंगे, ठीक है। जैसे आपका गुड्स, आप एक्सपेक्ट करते हो कि जो भी गुड्स आपने शुरू में खरीदे थे, स्टॉक जो भी आपने खरीदा था, एट द एंड वो बिक जाए, कन्वर्ट हो जाए किसमें, कैश में, तो वो क्या कहलाएगा, वो करंट एसेट्स कहलाएगा। हेल्ड फॉर ट्रेडिंग और एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ, यानी कोई भी ऐसा वस्तु जिसको 12 महीने के अंदर आप कैश में कन्वर्ट कर लो, उसको आप क्या बोलोगे बेटा, उसको आप बोलोगे करंट एसेट्स। तो पहले हमने ग्रेड 11th में नहीं पढ़ा था ना कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है या कैसे हम डिसाइड करते हैं कि कोई भी एसेट करंट एसेट में आएगा, हमने बस मोटा मोटी एग्जांपल से समझा था। इस बार हम पर्टिकुलरली समझेंगे कि कैसे हम डिसाइड करते हैं कि कोई एसेट जो है वो करंट एसेट का पार्ट है या नॉन करंट एसेट का पार्ट है। तो इसमें क्या बोला गया है कि वो अपने ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर अगर एक्सपेक्ट है कि वो सेल हो जाता है, तब तो वो आपका क्या होगा, करंट एसेट है। दूसरा क्या है कि 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, जो आपका एक अकाउंटिंग पीरियड है, उस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर अगर वो कन्वर्ट हो जाता है कैश में, तो भी आप क्या कहोगे, उसको आप कहोगे करंट एसेट। ऑल अदर एसेट्स शुड बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट एसेट्स, यानी करंट एसेट्स, कोई भी एसेट करंट एसेट कब माना जाएगा, या तो वो अपने ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, या जो आपका अकाउंटिंग पीरियड है 12 महीने का टाइम है उसके अंदर अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो जाए, तो वो करंट एसेट्स कहलाएगा। अगर नहीं है तो वो किस में चला जाएगा, नॉन करंट एसेट्स के कैटेगरी में। अब हम समझ लेते हैं ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या है, देखो, द टाइम बिटवीन एक्वायरिंग रॉ मटेरियल एंड रियलाइजिंग कैश फ्रॉम सेल्स इज नॉन एज ऑपरेटिंग साइकिल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं शू बना के बेचता हूं तो इस शू को बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, लेदर चाहिए होगा एंड ऑल अदर मटेरियल। तो लेदर क्या है, मेरे लिए रॉ मटेरियल है, ठीक है। फिर इसमें मैं प्रोसेसिंग करूंगा एंड प्रोसेसिंग के बाद मेरा शू यानी फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, और इस फाइनल प्रोडक्ट को तैयार करने के बाद सेल कर दूंगा। कहने का मतलब ये है कि जब ये रॉ मटेरियल खरीदा गया और जब तक ये सेल्स में नहीं कन्वर्ट हो गया, इस पूरे पीरियड को आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे ऑपरेटिंग साइकिल। समझ में आया? चाहे अब ये ऑपरेटिंग साइकिल 1 साल का भी हो सकता है या 1 साल से ज्यादा का भी हो सकता है। समझ में आई बात? मान लो मेरा जो शू प्रोडक्शन प्रोसेस है वो 15 महीने, मतलब 15 महीना मिनिमम लगते हैं एक शू को, मतलब शू को फ्रॉम लेदर टू कन्वर्ट इट इनटू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो उसका ऑपरेटिंग साइकिल कहलाएगा। इफ नॉट आइडेंटिफाइबल अज्यूम टू बी 12 मंथ्स। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो उसके किसी भी गुड्स या किसी भी मतलब आइटम का ऑपरेटिंग साइकिल, तो आप उसको 12 महीने मान लोगे बाय डिफॉल्ट। अब हम लायबिलिटी की बात करते हैं कि एक लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी कैसे समझा जाता है और नॉन करंट लायबिलिटी कैसे माना जाता है। देखो, कोई भी लायबिलिटी जिसकी पेमेंट आप 12 महीने में कर सकते हो या करने का जिसकी एबिलिटी है, उसको आप क्या बोलोगे,
उसको आप करंट लाइबिलिटी कहोगे। यानी करंट लाइबिलिटी जितनी अगर जल्दी मतलब एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल और विद इन 12 मंथ। अगर एक आपने क्रेडिट पे सामान खरीदा है तो इट इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल ओनली। ऑपरेटिंग साइकिल क्या कि गुड्स का भी हमने किसकी बात की थी, शू की। तो शू का 15 मंथ हम मान के चलते हैं कि 15 महीने में हम शू बना के बेच देते हैं, तो ये ऑपरेटिंग साइकिल है। या तो ये 15 महीने के अंदर अंदर कन्वर्ट हो जाए कैश में, या 12 महीने के अंदर हो जाए, तो आपका क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, वो लाइबिलिटी है। मतलब ऐसा कोई भी लाइबिलिटी आपने लिया जिसकी पेमेंट आप एक साल के अंदर अंदर कर दो, या जो भी उसका ऑपरेटिंग साइकिल है उसके अंदर अंदर कर देते हो, तो आपका करंट लाइबिलिटी कहलाएगा। ठीक है। और इसके अलावा जो भी बाकी सारी लाइबिलिटी है वो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज में आती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नो डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अलोंग विद असेट। देखो इसमें क्या है, accumulated losses should be deducted from reserve and surplus and not shown as an asset। पहले जब हम ग्रेड 11th में कोई लॉस होता था तो हम क्या कहाँ पे शो कर देते थे, उसको असेट साइड में हम डेबिट बैलेंस शो कर देते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस की तरह हम शो कर देते थे। बट इस बार नहीं होगा। जब आप कंपनी के लिए स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, यानी जिसको हम बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट, जब उसको आप बनाओगे असेट में नहीं दिखाओगे, किसको, लॉस को, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट बैलेंस को आप यहाँ पे नहीं शो करोगे। तो उसको हम कैसे शो करते हैं, हम शो करते हैं इसको रिजर्व एंड सरप्लस में से डिडक्ट कर देते हैं। और रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ पे होता है बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस होता है आपके नॉन करंट लाइबिलिटी में। जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे इफ अ कंपनी हैज अ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस ऑफ 5 लाख एंड जनरल रिजर्व। देखो जनरल रिजर्व यानी आपने रिजर्व मेंटेन किया हुआ है 10 लाख का, ताकि आने वाले टाइम में जो भी आपके प्रोबेबल लॉसेस होते हैं उसको आप, या प्रोबेबल या नॉन प्रोबेबल लॉसेस है जो हो सकते हैं, उसको आप रिकवर कर लोगे। मतलब वो लॉसेस को कवर कर लोगे कहाँ से, इन रिजर्व से। तो उसी तरीके से अगर आपको प्रॉफिट ना होकर लॉस हो जाता है तो उस लॉस को आप कहाँ से कवर कर लोगे, अपने रिजर्व से ही कवर कर लोगे। ठीक है। और आपके 10 लाख रिजर्व था, उसमें से 5 लाख माइनस हो जाएगा और रिमेनिंग रिजर्व एंड सरप्लस कितना बचेगा, 5 लाख का, जो आपके लायबिलिटीज में शो होगा। ठीक है। नोट्स टू अकाउंट्स किस लिए हम बनाते हैं, ताकि नोट्स टू अकाउंट डिस्क्लोज करे अकाउंटिंग की पॉलिसीज क्या है, आपके आइटम्स को आपने ब्रेकअप, मतलब जो भी आप आइटम को शो कर रहे हो बैलेंस शीट में उसका ब्रेकअप कैसे किया हुआ है। ठीक है। कंटिजेंट लायबिलिटीज कौन कौन सी हैं जो लॉसेस आने वाले टाइम में हो सकती है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या है या कमिटमेंट क्या क्या है बिजनेस की, वो आप शो करते हो नोट्स टू अकाउंट्स में। यूज एज एट 31 मार्च 2024 इंस्टेड ऑफ एज ऑन 31 मार्च 2024। तो आप एज ऑन 31 मार्च 2024 नहीं लिखोगे, आप लिखोगे 31 मार्च, एज एट 31 मार्च 2024 एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ओके। एज एट रिप्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन। अब ये ऐसा क्यों है ये समझ लेते हैं। एज एट क्या करता है, फाइनेंशियल पोजीशन को एक स्पेसिफिक डेट पे बताता है, क्योंकि ये ऑनगोइंग इवेंट नहीं है। बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट पे उसकी बिजनेस की वैल्यू क्या है वो बताता है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर के एंड में बनता है, या क्वार्टरली बनता है, या हाफ ईयरली बनता है। तो क्वार्टरली बनेगा तो 3 मंथ का वो इंक्लूड करेगा, हाफ ईयरली बनेगा तो 6 मंथ का, और ईयरली बनेगा तो पूरे साल का बनेगा। राइट। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन का ब्यौरा देता है, मतलब रिजल्ट देता है। और फाइनेंशियल स्टेट क्या देती है, एक पर्टिकुलर डेट पे बिजनेस की क्या पोजीशन है, इसलिए हम एज एट लिखते हैं, एज ऑन नहीं लिखते हैं। क्लियर है। अब ये देख लो, ये आपका बैलेंस शीट है, इसको आपको बनाना होता है अपने फेयर नोटबुक में, आप इसको बना लो और स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, इसको याद करना है। चलो एक बार हम थोड़ा डिस्कस भी कर लेते हैं। देखो ये आपका बैलेंस शीट है एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, और ये स्टैंडर्डाइज मेथड या फॉर्मेट है इसका। ठीक है, बैलेंस शीट का। तो यहाँ पे देखो पहले हम लाइबिलिटीज लिखते थे, अब इसका नाम क्या हो गया, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, एंड असेट्स का असेट्स। अब इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4 मेजर पार्ट्स। और पहला मेजर पार्ट क्या है, शेयर होल्डर फंड, यानी आपका जो कैपिटल होता है ना वो है ये। अब इस कैपिटल को 2-3 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। शेयर कैपिटल की, शेयर इशू करके कितना पैसा है, आपने रिजर्व कितना मेंटेन किया है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर वारंट क्या होता है हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, अभी इतना डीप नहीं समझ रहे हैं, आप बस ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं। जब
हम शेयर्स एंड डिवेंचर्स पढ़ेंगे तो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, डोंट वरी। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, यानी आपने इशू कर दिया, इशू नहीं किया शेयर, पैसे आ गए, उसकी अलॉटमेंट आप बाद में करोगे, ठीक है, वो है ये। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में क्या आती है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टाइम जो भी आपने डेट लिया, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, यानी जो भी टैक्स लाइबिलिटी आपकी बनती है लॉन्ग टर्म ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो यहाँ पे आप शो करते हो। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, कोई भी आपने अदर लोन लिया हुआ है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, जो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिजर्व्स आएगा और यहाँ पे आपके क्या आएंगे? प्रोविजंस आएंगे। दोनों लाइबिलिटी में ही आएगा बट अब अलग अलग लिखेंगे हम। करंट लाइबिलिटीज क्या होती है बिजनेस के लिए? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म लोन हो गया। ट्रेड पेएबल, जो आपने क्रेडिट पे सामान खरीदा उसको पे करोगे आप बाद में। ट्रेड पेएबल के दो पार्ट हैं आपके, क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल। तो ट्रेड पेएबल दो चीजों से बना है, एक तो बिल्स पेएबल और दूसरा क्रेडिटर्स। क्लियर है? देन वी डू हैव लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, नहीं यहाँ पे लॉन्ग टर्म नहीं आएगा, यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन आएगा। जो भी आपने शॉर्ट टर्म प्रोविजन बनाया है जिसका आप यूटिलाइजेशन या बेनिफिट विद इन अ ईयर कर लोगे, वो आपके शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आएंगे। फिर इसमें देखो एसेट्स, एसेट्स के दो मेजर हेड्स हैं, नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में क्या आती है? पहला ए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसको आप बोलते हो PPE, ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। तो जो भी प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे आप शो करते हो लॉन्ग टर्म एसेट्स, तो उसको आप क्या बोलते हो? नॉन करेंट एसेट्स। जो फिक्स एसेट्स हैं, पहले फिक्स एसेट्स बोलते थे हम ग्रेड 11 में, इसमें क्या बोलेंगे हम? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इंटेंजिबल एसेट्स, जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जो भी आपके मतलब स्टॉक बन रहे हैं, मतलब मान लो शर्ट बन रहा है, तो शर्ट अभी जब तक तैयार नहीं हुआ है, मतलब फिनिश प्रोडक्ट नहीं बन जाता है, फिर भी तो वो आपका एसेट ही है ना, क्योंकि बाद में तो पैसा मिलेगा। तो वही कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, ये तो जो मैंने एग्जांपल दिया था वो कैपिटल में नहीं आएगा, वो आपके ऑपरेशन से रिलेटेड है। कैपिटल का मतलब है जैसे आप एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो बिल्डिंग एक कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो वो आपका किस में आएगा? फिक्स एसेट में आएगा। जो आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो वो यहाँ पे नहीं आएगा, सॉरी फॉर दैट। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स जैसे पेटेंट के लिए आपने अप्लाई किया है, ट्रेडमार्क के लिए आपने अप्लाई किया, तो वो अंडर डेवलपमेंट है अभी। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, जो भी आप जैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, या आप किसी को लॉन्ग टर्म लोन देते हो, तो आप किस में आएगा? वो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। डेफर्ड टैक्स एसेट्स, यानी वो टैक्स जो जिसका यूटिलाइजेशन आप यूज कर सकते हो बाद में यूज कर सकते हो पेमेंट करने के लिए। जैसे मान लो आपका जो टैक्स लाइबिलिटी इस ईयर का आई है, मान लो 5 लाख आई है, 5 लाख आया है, और लेट्स से प्रीवियस ईयर्स का जो ये आपका डेफर्ड टैक्स नेट एसेट्स है वो 2 लाख का है, तो इस 2 लाख को आप डिडक्ट करके फिर पेमेंट करोगे 3 लाख का ओनली, क्योंकि 2 लाख आपका एसेट है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस यहाँ पे आ जाते हैं। नॉन करंट यहाँ पे एसेट्स, अदर एसेट्स जो है वो भी आ जाते हैं, जैसे आपके AC हो गए, है ना, फर्नीचर्स हो गए, वो सारी इसमें आ जाएंगे। करंट एसेट्स में क्या क्या आ जाएंगे? करंट इन्वेस्टमेंट, जो भी आपके मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं, ठीक है, जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो कैश में विद इन 12 मंथ्स, ठीक है। इन्वेंट्रीज है, स्टॉक, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल है, डेटर्स जिनसे आपको पैसे लेने हैं। बिल्स रिसीवेबल, वो आपके ट्रेड रिसीवेबल के पार्ट हो जाएंगे। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आपने किसी को दिया है, कैश एंड बैंक बैलेंस आपका इसमें आ जाएगा, एंड अदर करंट असेट्स। क्लियर है? चलो बढ़िया। अब ये देखो, ये तो हो गया आपका बैलेंस शीट, ठीक है। इस बैलेंस शीट के नीचे आपका नोट्स बनता है, जिसमें क्या बनता है, आप इसमें स्टेटमेंट बताते हो इक्विटी का, कि इक्विटी आपकी अभी कितनी है और इक्विटी बनी कैसे है। तो इसमें ऑथराइज यानी बिजनेस को कितना अथॉरिटी है शेयर इशू करने का, उसने उसमें से कितना इशू किया है, इशू करने के बाद उसको उसमें से कितना सब्सक्राइब किया है लोगों ने, और एक्चुअल में इसमें से कितने लोगों ने पेमेंट नहीं की है, और इसकी एक्चुअल में कितनी वैल्यू है, ठीक है। जैसे मान लो 5000 इक्विटी शेयर है, 10 का 1 है, तो कितना मुझे इससे पे पैसा मिलना चाहिए था? 50,000, बट 5000 शेयर्स ऐसे हैं जिस पे 2 रुपये मुझे नहीं मिले हैं, तो 2 रुपये नहीं मिले तो कितने मिले होंगे? तो 5000 के पे 2 रुपये नहीं मिले तो 10,000 नहीं मिले। 50,000 देखो यहाँ पे 50,000 मिलने थे, जिसमें से 2,000 नहीं मिले, तो मिले कितने? 40,000। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये वो कैपिटल है जो फुली सब्सक्राइब है, जिसपे पूरा पैसा मिला हुआ है, तो उसकी वैल्यू कितनी है? 9,50,000। ये 5000 इक्विटी शेयर है जिसपे पूरा पैसा नहीं मिला, कितना मिला है? 40,000। तो इसके दोनों को प्लस करके आपका फाइनल वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं शेयर होल्डर फंड्स की। तो ये हमारी पूरी बैलेंस शीट है, और आपको आई होप कि सभी एलिमेंट्स इसके समझ में आ गए हों। नहीं आया हो तो फिर भी मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देना कमेंट बॉक्स में, मैं तुम्हें
उसका एक स्पेसिफिक दूसरी वीडियो बना के दे दूंगा। अब देखो यहाँ पे शेयर होल्डर, देखो यहाँ पे शेयर कैपिटल है ना यहाँ पे, तो शेयर कैपिटल का यहाँ पे अमाउंट आएगा। तो वो अमाउंट आया कैसे, उसके लिए एक परफॉर्मा होता है जिसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर फंड्स। तो इसमें हम इक्विटीज एंड लायबिलिटीज को दिखाते हैं। शेयर होल्डर फंड पहला क्या है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल ये 9,90,000 जो हम यहाँ पे शो करेंगे, मान लो करंट ईयर या प्रीवियस ईयर में, वो आया कैसे है, करंट ईयर का ही होता है ज्यादातर, क्योंकि करंट ईयर का डेटा हम शेयर करते हैं और प्रीवियस ईयर के साथ, तो करंट ईयर का डेटा को हम दिखाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर का अगर डेटा यहाँ पे होगा तो उसको हमने प्रीवियस ईयर शोन किया होगा कि ये प्रीवियस ईयर का डेटा कैसे आया है, तो इस ईयर का डेटा कैसे आया है उसको हम शो करेंगे इस बार, राइट। तो ये 9,90,000 आया कैसे, देखो किसी कंपनी के पास लेट से कि ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज इक्विटी शेयर कितने की है, 2 लाख। 2 लाख इक्विटी शेयर वो शेयर इशू कर सकता है जिसकी एक की वैल्यू कितनी होगी, 10 रुपए। तो इसकी टोटल ऑथोरिटी कितनी है इस बिजनेस की, 20 लाख का वो अमाउंट अक्वायर कर सकता है, कहां से, मार्केट से। और उसके लिए उसने कितना कैपिटल शेयर इशू किया है, 2 लाख में से 1 लाख, और 1 लाख कितने का है, ये 10 रुपए ईच है, तो कितना इसके पास पैसा होना चाहिए, 10 लाख होना चाहिए। बट एक्चुअल में है कितना, तो सब्सक्राइब कैपिटल को हम चेक करते हैं कि 20 लाख की इसकी औकात थी पैसा उठाने की बिजनेस, मतलब मार्केट से, इसने उठाया कितना, 10 लाख। अब इसमें से 10 लाख में से इसको मिले कितने, सब्सक्राइब एंड फुली पेड, इस 1 लाख में से 95,000 इक्विटी शेयर्स ऐसे हैं, 95,000 जिसपे पूरा पैसा मिल गया है, तो 9,50,000 वो हो गए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। पर 5,000 शेयर्स ऐसे भी हैं जिसपे लोगों ने खरीदा तो है, सब्सक्राइब तो किया है, बट पूरा पेमेंट नहीं किया है। तो हम इसको देखते हैं कि इसकी एक्चुअल में वैल्यू, हमें इसमें से पैसा मिला कितना है। तो 5,000 इक्विटी शेयर है, तो हमें 10 रुपए के हिसाब से कितना मिलना चाहिए था, 50,000, बट इसमें मिला कितना नहीं है, 5,000 पे 2 रुपए हमें नहीं मिले। तो कॉल इन एरियर्स का मतलब है कि जो शेयर्स जितना अमाउंट हमें नहीं मिला है, तो 5,000 शेयर्स पे 2 रुपए नहीं मिले, तो कितने नहीं मिले, 10,000 रुपए नहीं मिले। तो मिले कितने हैं इस पे, 50,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 40,000, और आप 9,50,000 को इनसे प्लस करोगे तो 9,90,000 ऐसे आया है। तो ये वर्किंग नोट 1 है, ऐसे नोट्स टू अकाउंट्स में चीजें हम डिस्क्लोज करते हैं या कंपनीज डिस्क्लोज करती हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये जो कंटेंट मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया, अगर अच्छा लगा, अगर आपको समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करो, जो भी समझ में आया उसको कमेंट करो, एक पॉजिटिव कमेंट करो, ताकि YouTube को समझ में आए कि इस वीडियो में वैल्यू है और वो इसको और ज्यादा शो करे आपके जैसे यूजर्स के लिए, आपके जैसे स्टूडेंट के लिए, ताकि वो भी पढ़े और अच्छा नंबर मार्क्स लेके आए अपने ग्रेड 12 के एग्जाम में। तो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज प्रेस द बेल आइकन। ऑलराइट, सी यू एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।